देवी और सज्जनों नमस्कार, मैं अमित वर्मा और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस शो पॉडकास्ट विद अमित वर्मा में। और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराता हूँ, जो पहचान के तो मोहताज नहीं है। उन्होंने बड़े-बड़े सामाजिक कार्य किए, कोरोना काल में बहुत सारे लाखों लोगों की सेवाएँ करी हैं। जी हाँ, और वो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है मिस्टर और डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी। भैया डॉक्टर साहब, आपका मेरे इस शो में स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। कैसे हैं आप? बस दुआओं में याद रखिए। नहीं, मैं दुआओं में भी और बिना दुआओं में भी याद रखूँगा, क्योंकि आप इतनी सेवाएँ कर रहे हैं, हम भी याद रखेंगे, हमारे देश की पब्लिक याद रखेगी। आपने कोरोना काल में किन-किन लोगों को राहत कार्य पहुँचाया, ऑनलाइन सेवाएँ दी, दवाएँ लिखी और जहाँ-जहाँ तक हो सकता था आपने लोगों की मदद करी। तो कैसा आपका जीवन है? डॉक्टर का जीवन कैसा होता है? नहीं देखिए अमित जी, कोरोना काल की जब आप बात करते हैं तो वो मुझे बार-बार वो स्मृतियाँ याद आती हैं, बड़ी भयावह टाइप की जी, स्मृतियाँ आती हैं। जी, जी, और हम लोग इस जनरेशन में हैं जी, जिसने वो भयावह समय देखा है सही कह और शायद अपनी स्मृति में वो कोई भूल नहीं पाए। जी, बिल्कुल। एक चिकित्सक होने के नाते हम लोगों के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा थी। मैं इसी शहर लखनऊ में बच्चों का अस्पताल चलाता हूँ। जी, और जो सबसे बड़ा डर हम सब के बीच में था, अपने बच्चों को लेके था। जी, जी, ऊपर वाले की अच्छी कृपा रही कि वहाँ पे इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन फिर भी हुआ। तो उस समय मेरे पास ये एक चैलेंज था कि मैं किस प्रकार से लोगों की मदद कर सकूँ। क्योंकि सामाजिक जीवन में था, तो मैंने एक नई, क्योंकि टेक्नोलॉजी से थोड़ा-सा वाकिफ़ रहता हूँ, तो मैंने एक चीज़ शुरू करी थी, फेसबुक लाइव ओपीडी। जी, जी, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम था जिससे चाहते ना चाहते हुए कई लोग आपसे जुड़ जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो मैंने प्रतिदिन शाम को 5 बजे से लेके 6 बजे तक जी, फेसबुक लाइव ओपीडी स्टार्ट करी और मुझे याद है 40 से 50 हज़ार लोग तक उसमें जुड़ते थे वाह! और अपने कमेंट को लिखते थे जी, जी, और हम कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80% लोगों का जवाब उनको दे सकें। और धीरे-धीरे एक वो क्रम बनता गया, जी, चीज़ें बढ़ती गईं, लोग जुड़ते गए और कई बाद में, अब कोरोना काल के बाद में कई लोग जी, आज फ़ोन करके मिलने भी आते हैं, लखनऊ में धन्यवाद देते हैं। तो मुझे लगा था कि ये एक अच्छा काम हुआ और ऊपर वाले ने ताकत दी और हम लोग कर पाए। जी। और आपने वास्तव में ये अच्छा काम किया ही। तभी तो देखिए देखिए कहाँ-कहाँ से दूर-दूर से मिलने लोग चले आते हैं। बिल्कुल, भाई जहाँ चाह, वहाँ राह हमारा और आपने सबकी राह आसान कर दी और आपने ये अच्छा मेथड भी निकाला कि जो आदमी दूर-दराज सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा है और आपने उसकी ऑनलाइन सेवाएँ दी। तो इसके लिए आपने कोई टीम भी गठित करी होगी? नहीं, मैं टीम तो नहीं गठित करी, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता हूँ, तो हमारे पास मीडिया टीम है। जी। लेकिन आपको याद है कोविड में एक-दूसरे से मिल नहीं सकते थे। जी, मिल नहीं लेकिन टेक्नोलॉजी के सारे आयाम खुले हुए थे, फ़ोन जी, थे, जी, जी। तो ये सब हम लोगों की आपस की राय थी कि इसको इस तरीके से किया जाए। तो अच्छा, वो आपको याद है कोरोना के समय हर आदमी टीवी या फ़ोन के पास में था। जी, था। बच्चों के स्कूल क्लासेस थे या फिर हम लोग के नेट सेवी थे। जी, तो सुबह हम लोग अनाउंसमेंट कर देते थे कि आज इतने बजे से इतने बजे तक क्लास ओपीडी लाइव चलेगी अच्छा। और आप कागज़ पेन लेके बैठिए, अपना सवाल पूछिए। जी, तो जब धीरे-धीरे करते चले गए, तो ये 1 डेढ़ महीने बाद एक सतत प्रक्रिया हो गई जी। और लोगों को फ़ायदा हुआ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो हमारी विद्या है, जी, उस समय काम हुई, क्योंकि कोरोना में जो डर गया वो मर गया वाली कहानी थी। सत्य है। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने लोगों को बताई कि आप डरना बंद कीजिए। कोविड जी, एक वायरस था, वायरस था। जिसके डर से बहुत लोग डर गए। डर से बहुत लोग मर गए। तो मुझे लगता है कि जैसा भी था, अगर एक व्यक्ति की भी जान बची होगी तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। बहुत सराहनीय कार्य किया। डॉक्टर साहब मैं कोरोना पे कुछ और कहना चाहता हूँ, कुछ कहूँ मैं? नहीं, बोलिए, आप स्वतंत्र हैं। कोरोना काल में जो व्यक्ति अस्पताल गया, वो शायद ही घर लौटा। वहाँ पर मतलब दवाइयाँ सही से नहीं हुई या सही से इलाज नहीं हुआ या डर के मारे मर गया। देखिए अमित जी, इसमें 2 तरीके के तथ्य हैं। आज हम काफ़ी कुछ कोरोना के बारे में समझ चुके हैं। जी, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ये एक नेचुरल चीज़ तो नहीं लगती है। नेचुरल नहीं थी। क्योंकि अचानक जब कोई बीमारी एकदम से आती है जी, और वो एकदम से गायब हो जाती है, हुँ, तो उसमें कहीं न कहीं शक तो ज़रूर आता है और ये इसमें रिसर्च भी है, इसमें चीज़ें भी हैं। और हमारे समाज के लिए या पूरे विश्व के लिए कोविड को इस प्रकार से, कोरोना को इस प्रकार से ठीक करने का सिस्टम भी नया था हम सब के लिए। कभी कोई फलाँ दवाइयाँ बता रहा था, कभी कोई फलाँ दवाइयाँ बता रहा था। जी,
कभी कोई कुछ बता रहा था, कभी कोई कुछ बता रहा था, लेकिन रियल टाइम में ये बात ज़रूर था और आज भी है। जी, जिन बीमारियों से आदमी घबरा जाता है, उसकी खुद की मनोस्थिति कमज़ोर हो जाती है। उसकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी उतना ही कमज़ोर हो। जी, और जिस प्रकार से मौतें हो रही थी, जिस प्रकार से हर कोई, चाहे आप हो, हम हो, जी, किसी न किसी अपने को खो रहा था। तो कोविड में मानसिक स्थिति ठीक तो नहीं थी किसी की और मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी फैक्टर था, स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर था, जिससे कई जान ली। कोविड तो भले ही कम ले गई, लेकिन मानसिक स्थिति, स्ट्रेस ने हार्ट अटैक, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये बड़ा काम किया। जी, अस्पताल के ऊपर मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि देखिए अस्पताल हमारे देश की जो स्वास्थ्य सेवाएँ जी, अफ़सोसजनक है, आज़ादी के आज 75 साल बाद भी हम कहीं नहीं स्टैंड करते हैं पूरे विश्व में। स्वास्थ्य के मामले में। और स्वास्थ्य के बारे में क्या हकीकत था, जी, ये कोविड ने देख लिया। जी, पूरे देश में नाम मात्र के वेंटिलेटर, जी, पूरे देश में आईसीयू का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की प्रॉब्लम। तो कहीं न कहीं सरकारों की पोल खुली इसमें जी, और अब कहते हैं ना कि जब एक झटका लगता है तो सब समझदार हो जाते हैं। अब आप हर दूसरे घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर देख सकते हैं। जी, हर दूसरा आदमी एजुकेटेड हो गया है, मेडिकल अवेयरनेस हो गया है, कम से कम कुछ नहीं तो मेडिकल इंश्योरेंस तो करा रहा है। जी। तो दोनों फैक्टर हैं, लेकिन उस बात से मैं इत्तेफ़ाक रखता हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। कोरोना काल में कभी-कभी मैं भी जब सो रहा था एक्चुअली कोई काम तो था नहीं, खाना, टीवी देखना और सो जाना। खाना, टीवी देखना और सो जाना। कभी-कभी मुझे भी सपने में आता था, अरे मैं तो जेल में हूँ। अरे मैं तो जेल में मेरे हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। अचानक से डर जाता था, फिर जगता था। लेकिन मैं बाहर निकलना मैंने जारी रखा। जाता था, जहाँ जाना होता था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता था कि ये सब फ्रॉड है। मेरी आत्मा ने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि ये कोरोना जुकाम मुझे भी हुआ, कई बार मुझे बुखार आया, खाँसी हुई और चूँकि मैं पेशेंट भी हूँ, पैंक्रियाटाइटिस का पेशेंट हूँ मैं, तो मुझे अक्सर ये डाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाया करती। ये अक्सर ये प्रॉब्लम होती थी, सामान्य सी दवाएँ ख मेरे डॉक्टर भी बहुत सारे दोस्त, सब डॉक्टर्स अपनी राय दिया करते थे, अमित ये दवा खाओ सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक हो जाता कोई नहीं, मैं टेंशन लेता ही नहीं था कोरोना काल में। मुझे पता नहीं क्यों टेंशन हुई ही नहीं कि कोरोना काल में लेकिन लोगों की टेंशन देख कर के मुझे ये लगता था कि ये सब कितने बड़े हादसे का शिकार हुए जा रहे हैं। देखिए, हमें ये ऐसा है कि मौतें तो हुई हैं, ये तो सत्य है। ये सत्य है जी, और अगर मैं कहूँ कि सिर्फ़ डर के इतनी मौतें हुई हैं, जी, तो ये भी पूर्ण सत्य नहीं। तो इसका मतलब बीमारी तो थी। बीमारी वो बीमारी नेचुरल थी कि मैन मेड थी, ये सवाल हो सकता है। लेकिन बीमारी नहीं थी और उससे लोग नहीं मरे, मैं इसको नहीं मानूँगा क्योंकि हमने देखा है सामने मौतों को, जो आज इन्फेक्ट हुआ, कल उसकी साँस फूलने लगी, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन गया, अगले दिन उसकी मौत हो गई। एक मेडिकल में एक टर्म है एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एआरडीएस। जी, हम लोग कहते हैं एआरडीएस मतलब ऑलमोस्ट मौत के सामने खड़ा हो जाना। जी, तो जो एआरडीएस होने का टाइम था वो बहुत रैपिड। आज इन्फेक्ट हुआ 24 घंटे 48 घंटे के अंदर एआरडीएस हो गया और मर गया। ये चीज़ तो थी। वो मैन मेड वायरस था, जेनेटिकली मेड वायरस था या ये नेचुरल वायरस था, ये एक अलग विषय हो सकता है। जी। लेकिन मैं ये कहूँ कि नहीं था, ये नहीं है। कोरोना वायरस आज से नहीं सदियों से हम जब पढ़ते थे अपनी मेडिसिन तब से था। मैंने भी बुक में पढ़ा है, पढ़ा है? पढ़ा है। होता था। जी, लेकिन इस प्रकार से उसकी चेन रिएक्शंस हो जाएँगी, इसका एक प्रभाव दूसरे पे ऐसा हो पहुँचना हो जाएगा, ये कभी किसी ने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा। तो क्योंकि साइंटिस्ट और डॉक्टर भी उसको देख-देख के पढ़ रहे हैं, जी, इसलिए थोड़ी बहुत तो लापरवाही हुई, हम सब जानते हैं और यहाँ नहीं, बड़ी-बड़े देशों में, अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह परेशानी। लेकिन कहते हैं ना इंसान करके सीखता है और सीख गया और हम लोगों ने कई जानें बचाई भी। इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जी। साथ-साथ एक कांड गोरखपुर में हुआ था, जिसमें कोई एक मुस्लिम डॉक्टर थे। वो तो उनको सही। जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनको शायद किसी बात की कोई सज़ा मिली। देखिए मुझे लगता है कि जिस समय चिकित्सक अपनी जान पे खेल किए, जी, अगर इस धरती पे एक भी व्यक्ति को बचा रहा है, जी, जी, उसके खिलाफ अगर धर्म विशेष का होने के नाते या सरकार के खिलाफ वक्तव्य देने के नाते अगर आप एक्शन लेते हैं, तो ये निंदनीय है। निंदनीय, और खासकर उत्तर प्रदेश में खासकर उत्तर।
आप जिसकी बात कर रहे हैं उनका नाम डॉक्टर कफ़ील था। जी, डॉक्टर कफ़ील वही व्यक्ति थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, जिन्होंने अपनी जान पे खेल के इसके पहले जो गोरखपुर में हादसा हुआ था, 17-18 बच्चे मर गए थे इसमें, जी, उनको 1.5 साल तक सरकार में जेल में रखा, 1.5 साल यातनाएँ दी, यातनाएँ। यातनाएँ टॉर्चर मैं कहता हूँ उनको दी। जी, आज भी वो ये बोलते हैं तो उनकी ज़बान थर्राती है। उनको आपने क्योंकि वो ऑक्सीजन से मदद कर रहे थे, आपने फिर उस पे केस कर दिया। तो आज की सरकार ने उनको वैसे ही अपना दुश्मन मान रखा है मान रखा है। और क्योंकि वो ऐसे समुदाय से आते हैं, जी, जो हमारी सरकार में फिट नहीं बैठते हैं, सरकार के वोटर नहीं हैं, जी, तो उनको यातना झेलनी पड़ रही है। लेकिन ये मुझे लगता है कि होना नहीं ये वो एक निंदनीय चिकित्सक हैं, अच्छे चिकित्सक हैं, उन्होंने अपनी सेवाएँ दी, इसको ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है। डॉक्टर साहब, अब मैं थोड़ा आपके अन्य करियर के बारे में बात करना चाहता हूँ, चूँकि आप एक डॉक्टर होने के साथ-साथ एक राजनीतिज्ञ भी हैं और राजनीतिज्ञ क्या कहें कि आप एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एक पार्टी के, जिसका नाम है समाजवादी पार्टी। तो आप कितने सालों से समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं? देखिए हम लोग तो बचपन से समाजवादी हैं। बचपन से समाज हमारे पिताजी भी स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के साथ में काम करते थे जी, और वसुधा अगर मैं बोलूँ कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति समाजवादी है। जी, हम सोशलिस्ट विचारों के साथ में हैं, समतामूलक समाज के साथ में हैं। बिल्कुल। तो ये विचारधारा तो हमारे बचपन में और हमारे साथ बढ़ी हुई है। लेकिन राजनीति को साथ में लेना, एज़ अ करियर के साथ में लेना, मैंने 2018 में अखिलेश जी को जॉइन किया था। ये तब की बात है जब समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। चलिए तो ये आरोप नहीं लगा सकते हम सरकार में खाए हुए कुछ आदमी। चलिए, मैं आरोप लगाने के लिए भी नहीं आया हूँ। मैं मतलब समाजवादी पार्टी की ऐसी कौन-सी विचारधारा है कि आप और आपका परिवार उससे हमेशा प्रभावित रहा? देखिए, जैसे आप उत्तर प्रदेश के अगर राजनीतिक इतिहास देखें, जी, तो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में एक दौर था कांग्रेस पार्टी का। जी, जी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भी अंदर अगर आप देखें, जी, तो एक उच्च समाज के लोग ही ज़्यादा प्रभावशाली रहते थे। जी, जी, उसके बाद दौर आया कांशीराम जी का। जी, जी, कांशीराम ने दलित समाज के लिए बहुत काम किया और एक अतुलनीय काम किया, जी, उसको मुख्य धारा में लाने का काम किया। ये बात मैं कह रहा हूँ सन 67 के 68 के समय की बात है। हम लोग पढ़ते हैं किताब में, उस समय अगर एक व्यक्ति लखनऊ से 250 किलोमीटर दूर जी, एक पुराने से गाँव में साइकिल चला के लखनऊ आता है, तो उस दौर में एक व्यक्ति जो शिक्षा के में थे, टीचर थे जी, और लखनऊ से 250-300 किलोमीटर दूर राजनीति और चकाचौंध से दूर एक छोटे से गाँव से कोई व्यक्ति लखनऊ आता है, वो इसलिए कि हम अपने पिछड़े समाज को आगे लेके आएँगे। जी, जी, अगर आप कभी सफई जाइए तो आपको जाने में 2 ढाई घंटे आज की डेट में लग जाते हैं जब आप एक्सप्रेस वे से जा रहे हैं। जी, वो कैसे आए होंगे लखनऊ? क्या सोच के आए होंगे? बिल्कुल। और यहाँ पे आके किस प्रकार से अपनी उन्होंने पहुँच बनाई, लोगों को साथ में लिया। मुझे याद है कि जब मैं नेताजी से मिला था, जी, तो उन्होंने बेनी प्रसाद वर्मा की बातें करी, उन्होंने आजम खान साहब की बातें करी, उन्होंने भगवती सिंह की बातें बताई, मोहन सिंह की बात बताई, जनेश्वर मिश्रा की बात बताई। मैं तब भी सोचता था कि जनेश्वर मिश्रा तो उनसे बड़े थे, जी, तो नेता तो उनको बनना चाहिए था। जी, लेकिन पिछड़े समाज की बातों को और आगे लाने के लिए काम अगर कोई कर सकता था, तो सामूहिक रूप से माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया। जी, जब पार्टी बनी तो पार्टी में भी ये बोला गया कि बेनी जी भी आगे बढ़ सकते थे। जी, लेकिन बेनी प्रसाद वर्मा जी ने सामूहिक तौर से बोला, सार्वजनिक तौर से बोला कि हमारे नेता मुलायम सिंह यादव और तब से और आज तक जी, वो काम पार्टी ने बखूबी निभाया है। आज जो हम राजनीति की देख रहे हैं, जी, जिसमें पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों की पूछ होती है, जी, जी, उसमें नेताजी का बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए इस देश की 85% से ज़्यादा जनता के जी, कर्णधार हैं माननीय मुलायम सिंह यादव। हम सब उनके कर्जदार हैं कि आज मुख्य धारा में लाने का काम किसी ने किया था तो माननीय मुलायम सिंह यादव का था और ये समाजवादी सोच ही है, जो हम सब एक-दूसरे के साथ आज बैठे हुए हैं। वरना वो समय आप याद कीजिए कि एक ढेवरी के आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। गाँव के कुएँ से पानी नहीं पीने दिया जाता था। जी, जी। तो कहीं न कहीं ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है जो हम लोग लड़ रहे हैं। ये भाई जैसे बहुत सारी पार्टियाँ हैं जो आजकल आप देख रहे हैं, सबसे पुरानी आप नाम ले ही चुके हैं,
कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आपकी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, हर पार्टी की अपनी अलग-अलग विचारधारा है। तो आपको लगता है कि आपकी विचारधारा अन्य सभी पार्टियों से अलग है? नहीं देखिए, 2 चीज़ें हैं। जी, मैंने कहा कि इस देश के हर व्यक्ति के अंदर समाजवाद है। जी, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवाद के ऊपर बड़ा गंदा कटाक्ष किया था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना से हटा देना चाहिए। जी, तब भी मैंने बोला था कि माननीय मुख्यमंत्री क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। जी, भारतीय जनता पार्टी का एक संविधान आता है ₹5 का। 24 अकबर रोड दिल्ली में मिल जाता है, कभी जाके ले लेंगे, तो दिल्ली जाते रहते हैं मुख्यमंत्री जी। उसके पहले पन्ने के तीसरे लाइन पे लिखा हुआ है, जी, भारतीय जनता पार्टी के, जी, कि पार्टी विधि द्वारा स्थापित जी, समाजवाद जी, और लोकतंत्र में विश्वास रखती है। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावना में प्रस्तावना में है, लिखा हुआ, लेकिन वो समाजवाद को गाली देते हैं। वो समाजवाद को गाली देते हैं। इसी प्रकार से जी, देश के पहले समाजवादी लीडर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जी, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया, इसी प्रकार से समाजवाद की सबसे पहली प्रस्तावना किसने बताई? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। संविधान की तो प्रस्तावना। इस राजनीति में हमारे देश के समाज में समाजवाद निहित है। निहित इसको आप निकाल नहीं सकते निकाल क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ इसी पे फोकस होके काम करती है, इसलिए मेरा झुकाव है इस पे। बहुत अच्छी बात है। चूँकि आपका कहना है कि आपने समाजवादी पार्टी जॉइन करी 18 में। 2018 में, तब तक अखिलेश जी की गवर्नमेंट जा चुकी थी और योगी जी चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। आज योगी जी को चीफ मिनिस्टर बने हुए कई साल हो गए। चूँकि आपने वो भी दौर देखा जब अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन आपने पार्टी नहीं जॉइन करी थी। आपने ये दौर भी देखा जब योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं। उस कार्यकाल में और इस कार्यकाल में आपको क्या डिफरेंस लगता बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि ये आज के युवाओं को समझना चाहिए। है? जी, जिस समय मैंने पार्टी जॉइन करी, उसके पहले से मैं अखिलेश जी को देखता था जी, और वो इसलिए नहीं देखता था कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह के लड़के हैं इसलिए। जी, ये मैं देखता था एक व्यक्ति जो यंग है, जिसके अंदर कुछ करने की चाहत है और जिसको बहुत आगे ले जाने की चाहत समाज के लिए आ गई। जी, जी, आप सोच सकते हैं कि अखिलेश यादव जिस समय चीफ मिनिस्टर बने हैं, जी, मात्र 40-42 साल के थे। जी, 40-42 साल का व्यक्ति अपने प्रदेश में पहली बार वुमेन हेल्पलाइन लेके आता है। जी, बहुत अच्छी सेवा थी। कहाँ से कॉन्सेप्ट आया? जी, जी। इसके लिए तो मैं आपकी उनकी बहुत सराहना करता हूँ क्योंकि महिलाएँ काफ़ी ज़्यादा शोषण का शिकार हो रही हैं। जबकि ऐसा नहीं है। जी, भाई आप सवाल पूछ सकते हैं क्या महिलाओं के लिए पिछली सरकारों ने नहीं काम किया? जबकि पिछली सरकार उनके पिताजी की थी जी, या बीएसपी की थी। मैं भी लेकिन आता हूँ। उन्होंने उसको इम्प्रूव किया, इम्प्रोवाइज़ किया कि एक ऐसा नंबर होगा जब एक अकेली महिला जिसको प्रताड़ित किया जा रहा है वो फ़ोन करेगी, उसके पास तुरंत हेल्प पहुँचेगी। जी, जी, ये सोच कहाँ की है? और ये सोच सन 12-13 की बात बता रहा हूँ मैं। जी, 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 उसके बाद पहली बार डायल 100 की बात करी किसी ने। जी, जी, आप गाँव देहात में रहते हैं, कोई मरीज़ बीमार हो जाता है या कोई बूढ़ा आदमी है, बूढ़ी औरत है, बीमार हो जाती है, उसने 100 नंबर डायल किया, उसके घर के पास एम्बुलेंस आ रही है। सच और डब्ल्यूएचओ ने इस पेपर को प्रेज़ेंट किया था, डब्ल्यूएचओ ने। कि इतना रैपिड रिस्पॉन्स कौन कर सकता है। जी, जी, उसके बाद 18 महीने के अंदर जी। कोई इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बना सकता है, कौन-सा एक्सप्रेसवे बना था? आगरा एक्सप्रेसवे। आगरा एक्सप्रेस। आप सोचिए उससे व्यापारियों को कितनी बढ़त मिली। जी, एक एक्सप्रेसवे बहन जी की सरकार ने बनाया था यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेस। वो आया था गाज़ियाबाद से आके आगरा पे रुका था। जी, आगरा से आके लखनऊ तक जोड़िए। अब सोचिए आज एक व्यापारी जो लखनऊ में आता है, वो सुबह लखनऊ से चलेगा, दिल्ली जाएगा, अपना सामान खरीदेगा जी, और शाम को अपने बच्चों के साथ खाना खाएगा। पता ये सुविधा किसने दी? ये अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव जी। इसी राजधानी में जी, लखनऊ में जो लोग रहते होंगे वो जानते होंगे जी, कि जो मेट्रो चलाई है जी, और किन रास्तों से मेट्रो होके आई है? हज़रतगंज जैसे इलाकों में में जहाँ डेढ़-डेढ़ 200 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं, जी, बिना एक हल्की-सी क्रैक पड़े पूरी-पूरी अंदर से अंदर मेट्रो चला दी है और रिकॉर्ड टाइम में चला के खड़ी कर दी है।
आज मैं बता रहा हूँ बस कल ही के अखबारों में था, भारतीय जनता पार्टी अपने अपने ऊपर पीठ ठोक रही थी जी, जी, जी। कि लखनऊ को दूसरी मेट्रो के 5,000 करोड़ रुपए आवंटन हो गए हैं। ये बसंत कुंज तक जा रही थी कहीं? मुझे हँसी आ रही थी। जी, अखिलेश जी ने 2012 से 17 के बीच में 2 साल में मेट्रो चला दी। जी, आज 8 साल बाद आप पैसा आवंटित करवा पाएँ। जबकि उत्तर प्रदेश से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, उत्तर प्रदेश में हमारी पूरी कैबिनेट और उसपे पीठ ठोक रहे हैं। मतलब 8 सालों से आपने 1 इंच नहीं उसमें बढ़ाया। तो विज़नरी काम जो होता है, जी, जी, जी। उसको देख के अखिलेश यादव के साथ सैकड़ों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में और मुझ जैसा एक आदमी भी जी। उनके साथ जुड़ा है। और जब तक ये विज़न उनके साथ में है, मैं मैं चाहता हूँ तो और आप मतलब इस भाई आप अखिलेश जी के बारे में बता रहे हैं उन्होंने क्या-क्या काम किए। भाई हमारी जो योगी जी की गवर्नमेंट है उन्होंने भी तो अपने कार्य किए होंगे, उनके बारे में भी बताते रहिए आप। मैं तो सारे भाजपा के लोगों से कहता हूँ कम से कम 4 काम तो गिनाओ ढंग से। मतलब चार एक काम 4 काम बता दीजिए मतलब जो उन्होंने अगर भाई आप बुरा न माने तो आप ये ना नहीं, कहिए मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ। मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, आप ये नहीं नहीं, कहिएगा। अभी देखिए एक बात सुनिए सामाजिक जीवन में दूसरों की बड़ाई करना अच्छी चीज़ होती है। जी, जी। अगर उन्होंने अच्छे काम किए उसकी बड़ाई करनी चाहिए, जी, लेकिन बताएँ तो जी। मैं मेट्रो में 2 बार बैठा हूँ। बड़ा अच्छा सफ़र रहा। जैसे लग रहा है उड़ रहा हूँ और उसके बाद खैर बैठने का अवसर नहीं मिला। लंबी दूरी या मतलब मेरी यात्रा लंबी नहीं रहती। एक बार मंदिर में गया हूँ, अयोध्या का राम मंदिर जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका लोकार्पण कह लें या मैं भाजपा के कामों की बात कर रहा हूँ। जी, ये बीजे शायद राम मंदिर शायद उन्हीं का काम होगा, मुझे लग रहा है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। जी, सही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बना मतलब शुरुआत इन्होंने करी और बना इन्हीं के कार्यकाल में। योगी जी आए, मोदी जी आए, उनके कार्यकाल में आपका राम मंदिर का निर्माण हुआ और कई एक्सप्रेसवे मैंने देखा, पढ़ा, बने और कई मेडिकल कॉलेजेस वगैरह, जी, एम्स वगैरह। तो चलिए आप ही की बात नहीं लेते हैं। जी, आपने राम मंदिर की बात करी, जी। मुझे तो लग रहा था सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था राम मंदिर बनने के लिए। क्योंकि इसके पहले भी भाजपा की सरकार रही थी सन 98 से जी, 6-7 साल तक, जी, क्यों नहीं बन पाया? और राम मंदिर का तो आंदोलन सन 1980 से चल रहा था। जी, जी, तो भाजपा का उसमें तो कोई रोल नहीं है। और ठीक है, भाजपा सरकार ने बना, जी। तो हाल ही में तो अयोध्या से हारे हैं। क्या वहाँ की जनता इतना नाराज़ हो गई कि राम मंदिर बनाने के बाद भी हार गई? हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ जी, कि मंदिर बनवाने से सामाजिक जीवन में या लोक जीवन में किसी के घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आस्था का मामला है। जी, हम सब लोग मंदिर जाते हैं लेकिन उसकी राजनीति नहीं करते। दूसरी बात आपने कही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। जी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का डीपीआर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का रोड मैप, भूमि अधिग्रहण अखिलेश जी करके गए थे। अखिलेश जी उसकी शुरुआत करके गए थे लेकिन तब सरकार चली गई, उस पे काम नहीं हो पाया। जी, नंबर 2 नंबर 3 आपने कहा मेडिकल कॉलेजेस। जी। अब क्योंकि मैं चिकित्सक हूँ तो मैं इसकी गहराई तक जानता हूँ बिल्कुल आप और ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज के या तो प्रोफ़ेसर या तो प्रिंसिपल मेरे दोस्त हैं। जी, अगर आप आज भी चले जाइए, जी। तो ज़्यादातर जिला अस्पतालों का उच्चरीकरण करके उस पे बड़ा-सा पट्टा करके मेडिकल कॉलेज चलाए गए। अच्छा। स्थिति यही है। आप किसी जगह पे चले जाइए। जी, इनफैक्ट जो मेडिकल कॉलेज अखिलेश जी बना गए थे, उसको भी स्टैंडर्डाइज़ नहीं कर पाए। और दूसरा मैं बार-बार कहता हूँ सरकारें आएँगी कुछ तो करेंगी। बिल्कुल। भाई 4 से 5 मेडिकल कॉलेज कर देना ये तो सरकार का मूलभूत काम है। जी, जी। मैं इसको काम नहीं मानता हूँ। मैं उन कामों को मानता हूँ जो एक नई सोच पैदा करते हैं। बिल्कुल। जैसे मैंने वुमेन पावर लाइन की बात करी, एक जी, नई सोच। जी, जैसे मैंने डायल 100 की बात की, एक नई सोच। जी, ये बड़ी क्रांतिकारी स्टेप है। जी, इससे हमारे आपके जीवन में फ़र्क पड़ा है। जी। बिल्कुल। आप परफेक्ट थे। एक काम मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ़ करता हूँ जी, और योगी सरकार की नहीं, मैं मोदी जी की इसकी तारीफ़ करता हूँ। जी। ज़्यादातर मैं तो नहीं करता हूँ। जो एक नई क्रांति पैदा करी इस सरकार ने वो है स्वच्छता अभियान स्वच्छता। और मैं उसका कायल। जी, अगर कोई मुझसे इत्तेफ़ाक ना रखता हो तो मुझसे बहस कर सकता है। मुझे लगता है कि स्वच्छता अभियान चालू करने का फ़ायदा ये हुआ कि हम लोगों के अंदर एक ऊर्जा पैदा हुई कि हम अपने आस-पास स्वच्छ रखें। सफाई रखें। वो हो नहीं पाया वो एक अलग बात है। जी, जी। लेकिन अगर 10% लोगों के अंदर भी वो चीज़ें आई हैं तो वो अच्छी चीज़ है। इसके अलावा
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बेतरतीब सरकार चलाने के बावजूद ये स्थितियाँ क्यों हैं? किसान सम्मान निधि किसान सम्मान निधि तो अखिलेश जी का ये पहला वो था, कन्या विद्याधन और किसान सम्मान निधि ये अखिलेश जी ने दे रखा था, आराम से पैसा मिलता था। जो अभी किसानों के खाते में डायरेक्ट जाती है, नहीं, तो पहले भी जाता था, पहले भी जाती पहले भी जाता था। मतलब आपने अच्छी से प्रचार कर दिया, आपने उसको बड़े-बड़े मंच पे और लाल किले पे बोलना शुरू कर दिया। पहले भी जाता था, मुआवज़ा मिलता था, गन्ने का अच्छा रेट मिलता था, गन्ने का आज कोई सुन नहीं रहा है। आज कोई सुन नहीं रहा। कन्या विद्याधन 30,000 रुपए दिया था बच्चियों को, जी, जी। साइकिल दी जाती थी, मेरी बहन को मिला था। बताइए, लैपटॉप दिया। जी, ये रिवॉल्यूशनरी चेंज है। आज जिस प्रकार से हम आप बैठ के पॉडकास्ट बात कर रहे हैं, जी, जी। इसको डिजिटल वर्ल्ड बोलते हैं जी, जी। और ये डिजिटल में हम लोग जाएँगे, एआई तक आएँगे, ये अखिलेश यादव ने 2012 में देखा था। आप सोच सकते थे इसके पहले पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में कौन-सी सरकार है जिसने अपने बच्चों को लैपटॉप दिया है? और लैपटॉप ऐसा-वैसा नहीं है, जी, एचसीएल से बात करके, एसीएल। शिव नाडर को लखनऊ में बुला के, जी, उनके साथ टाई अप करके, ये सोच होती है। और इसमें मैं किसी जाति धर्म पे नहीं आता हूँ। अगर किसी भी व्यक्ति में, भाजपा के किसी भी एक मुख्यमंत्री में अगर ये काम किया हो, तो मैं उसकी तारीफ़ आपके लाइव पॉडकास्ट में करने को तैयार हूँ। मैं सपा का प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन है नहीं ये असल में। अब आप देखिए, जी, पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने एम्बुलेंस स्टार्ट करी, जी, 108। जी, जी, क्या पहले की सरकारों में नहीं थी? पहले की सरकारों में जिला अस्पतालों में एम्बुलेंस थी, या तो वो खटारा पड़ी रहती थी, या किसी में डीज़ल नहीं, या किसी का पहिया टूटा पड़ा है। एम्बुलेंस नहीं आती थी कभी। एम्बुलेंस नहीं है। और पहली बार जीपीएस ट्रैकिंग के साथ में डायल 100 स्टार्ट किया। जीपीएस ट्रैकिंग यस, बहुत ये विज़न किसने दिया? ये विज़न अखिलेश यादव ने कहा कि आप फ़ोन कीजिए, और ऐसा नहीं है आप बस्ती में हैं, गोरखपुर में, बहराइच में हैं, जो नियरेस्ट एम्बुलेंस है वहाँ से आपको पास कॉल जाएगी और 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुँच अच्छी चीज़। ये चीज़ है। खिलाड़ियों के लिए इकाना स्टेडियम, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया। जी, इकाना भगवान विष्णु का नाम है, भगवान विष्णु का नाम ही एक बड़ा स्टेडियम, जी, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पीपीपी मॉडल पे अखिलेश जी ने यहाँ पे इकाना स्टेडियम बनाया, जी, जिसमें आज हम टी20 और सारे इंटरनेशनल गेम खेलते हैं। जी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने उसका नाम बदल दिया माननीय अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। ऐसा हुआ? इसमें क्या हुआ? मुझे जानकारी नहीं, मुझे अटल जी से कोई परेशानी नहीं, हमारे सांसद थे। जी, जी, लेकिन आप उसमें कुछ बढ़ा देते हैं, कुछ अच्छा कर देते हैं, लेकिन नहीं, उसका नाम बदल दीजिए। उसी के आप बगल में चले जाइए, जी, विश्व स्तरीय कैंसर हॉस्पिटल। जी, जी, कैंसर एक ऐसी महामारी थी कि हमारे उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सब लोग मुंबई तक भागते थे, दिल्ली तक भागते थे, पूरा घर बिक जाता था। जी, अखिलेश जी ने पहली बार वहाँ दूसरी, मैं ये चाहता हूँ कि समाज में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। हुँ, उचित तरीके से महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अतिदलित लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए, बिल्कुल, जिससे एक सम्मानपूर्वक जीवन जिया जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ये हमारे लिए प्रायोरिटी होगी प्रायोरिटी बोली। और इसी पे लेके हम आगे का भविष्य बना सकते हैं और समाजवादी पार्टी इसके लिए कटिबद्ध है। आपको लगता है कि ये काम आप अकेले कर सकते हैं? नहीं, अकेले नहीं करेंगे। अकेले नहीं कर सकते। अखिलेश जी ने ऐसी टीम बना रखी है, ऐसे नेताओं की को पूरी लेके टीम है रखा आपके साथ। जो सारा इस पे काम कर रहे हैं। जी, और हम लोग लगातार इस पे अलग-अलग तरीके से अखिलेश जी से बात भी होती है, उनके जी। विचार भी आते हैं और हमारे दिमाग में बहुत सी चीज़ें हैं, आइडियाज़ आते बहुत बहुत आइडियाज़ हैं और हम उसको फलीभूत करेंगे और हम जानते हैं कि हमारे नेता के अंदर वो कुव्वत है, हैं। जी, जो ज़मीन पे चीज़ों को ला सकता है। जी, 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 हमारे वहाँ किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का कोई भेदभाव नहीं है। जी, हम सबके साथ मिलके काम करेंगे और मैं उत्तर प्रदेश की जनता से फिर अपील करता हूँ, जी, आप एक बार विश्वास करके देखिए, जी, हम उत्तर प्रदेश में वो करके दिखाएँगे, वो सूरज चमकाएँगे, जो विकास का नाम भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है, जी, जो कागज़ों में दिखा रही है, जी। उसको वास्तविकता हम ज़मीन पे लाके दिखाएँगे। मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है, नाम नहीं लूँगा, जी, आप एक ही विचारधारा के हैं। हम सब पूरा भारत एक ही विचारधारा का है, हुँ। जिसमें विकास की गंगा बहे। मेरी सरकार आने दो, देख लेंगे आपकी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इस तरह की भाषा राजनीति में ठीक नहीं है।
देखिए, राजनीति जब तक फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल नहीं होगी, जी जी तब तक उसका मतलब नहीं है। जी और मैं तो खुद कह सकता हूँ कि मेरे पास सारे ऑप्शंस थे जी एक बहुत आराम से जीवन जीने के लिए। जी चिकित्सक होने के नाते ना कभी आर्थिक कमी आई है, जी जी ना सामाजिक कमी आई है, लेकिन मैंने ये बीड़ा उठाया है जी और अखिलेश जी ने मुझे ये बीड़ा उठाने का मौका दिया है। जी तो मैं सामाजिक जीवन में आके इस बात को कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ऑफ द पीपुल है, फॉर द पीपुल है और बाय द पीपुल है, और इसी के साथ में हम लोग आगे चलेंगे। चलिए, अगर आपकी सोच ये है, जैसी सोच कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी देखिए थी जैसी तो आपने अच्छा बताया मेरे दर्शकों के लिए। और मैं चाहता हूँ अब काफ़ी लंबा बातचीत हम लोग करते चले आए हैं, तो इस बातचीत को शायद यही विराम देते हैं, समय भी काफ़ी हो गया है बिल्कुल क्योंकि अब मुंह भी सूखने लगा है मुझे लग रहा है। और लेकिन हम मिलते रहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप ये ना कहिएगा कि ना मिलो हमसे ज़्यादा, कहीं प्यार हो न जाए। चलिए भैया, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।